नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में होने वाले हर उठाव-पटक को लेकर हम मरुधरा की बात में शाम 6 बजे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान किस तरह आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी और कहा, गुड गवर्नेंस में हमारा मुकाबला करके दिखाएं। साथ ही मोदी को ये भी अलर्ट किया एक तरह से और साथ ही कहा कि अगर राजस्थान की जनता का भला करना है, कल्याण करना है, तो उसके लिए क्या मोदी जी यहाँ आएँगे? स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी क्योंकि शासन यहाँ पर रहने वाले जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनको करना होता है। मौका था स्मार्टफ़ोन वितरण के लिए बड़ी जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके उद्घाटन का। करीब 40 लाख महिलाओं को राजस्थान सरकार स्मार्टफ़ोन देगी और जो कैंपेन है उस पे लिखा है कि स्मार्टफ़ोन से कैसे स्माइल आएगी महिलाओं के चेहरे पे। इसे महिलाओं के उत्थान से भी जोड़ा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। स्मार्टफ़ोन से महिलाएं कैसे सशक्त होंगी? क्या ये स्मार्टफ़ोन का दाव चौसर में जो बिसात बिछ चुकी है राजस्थान की राजनीति में, उस पर कारगर होगा? क्या ये दाव कितना बड़ा साबित होगा? और क्या ये दाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वोट बैंक को बढ़ाने में भी सफल होगा? ये तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मेहमानों का पैनल है जिसमें वेद माथुर हैं जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। महेश शर्मा जी हैं, नमस्कार, वरिष्ठ नमस्कार। पत्रकार हैं। अपूर्वा सिंह बीजेपी से, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से, अर्चना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही प्रभात गोस्वामी जी, जो कि राजस्थान में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार थी, जब दूसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके पीआर डिपार्टमेंट में काफ़ी अहम पदों पर रहे। मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों का आप संचालन, संपादन करते थे और बहुत कोर टीम का हिस्सा थे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे प्रतिष्ठा जी। प्रतिष्ठा जी, ये 40 लाख महिलाएँ जिन्हें स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा, ये कौन-सी 40 लाख महिलाएँ हैं? इसमें कोई आधार बनाया गया है कि ये महिलाएँ इस आधार पर चुनी जाएँगी? इन महिलाओं का चयन किस आधार पर किया जा रहा है? कौन है ये महिलाएँ जिन्हें स्मार्टफ़ोन वितरित किया जा रहा है? मीना जी, स्मार्टफोन का वितरण वैसे तो 80 लाख महिला के करीब, और लेकिन जो पहले इसके अंदर ली गई है उसमें जो वैसे इसका क्राइटेरिया बनाया है कि जो महिलाएं जो जिनके नाम पर चिरंजीव योजना सरकार ने महिलाओं को मुखिया बनाते हुए ही चिरंजीव योजना लेके आई सरकार, और चिरंजीव योजना की मुख्य महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। और जो 40 लाख को दिया गया है उसमें जो विधवा है, जो नरेगा में काम कर रही है, और जो छात्र हैं, पहले उनको दिया गया है, और कुछ टाइम बाद जो बची हुई जो महिलाएं हैं जो संजीव योजना की मुख्य महिलाएं, उन सभी को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी देती हूँ कि क्योंकि देखिए जब स्मार्टफोन आता है तो मोस्टली या तो बच्चे ले जाते हैं उसको या पुरुष लोग ले लेते हैं, लेकिन महिला के हिस्से में अगर हम ग्रामीण लेवल पर बात करें, क्योंकि सिटी में तो जॉब करती है महिलाएं तो सब उनके पास होगा, लेकिन जो ग्रामीण कल्चर की जो महिलाएं हैं और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर दिया जा रहा है, उन महिलाओं को के पास स्मार्टफोन वाकई हमेशा में बड़ा उत्साह का माहौल है। तो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को चुना पहले पहली जो कैटेगरी के आधार अंदर। क्या आधार क्या रखा गया है? प्रथम प्रथम 40 लाख महिलाएँ कौन हैं? इसका आधार क्या रखा गया है? इसकी कैसे स्क्रूटनी हुई है? इनको कैसे चयनित किया गया है? इस बारे कोई में कुछ बता सकते हैं? जो जो विधवा है, विधवा नरेगा कर्मी और स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको सबसे प्रायोरिटी में लिया गया है इसके अंदर। जी, स्कूल की छात्राओं के हाथ में मोबाइल रह सकता है, लेकिन नरेगा जो में जो महिलाएँ हैं, उनके हाथ में जैसा कि छात्राएं आपने आपने खुद कहा कि उनके हिस्से कर्मचारी में नहीं आता है, महिलाएं तो उनके हाथ में पहुँचा हुआ फ़ोन भी क्या उनके पास रहेगा? या फिर
उनसे ले लिया जाएगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है अभी, मुद्दा ये है कि महिलाओं के हाथ में जो स्मार्टफ़ोन पहुँच रहा है, उससे उनके चेहरों पर कितनी खुशी, कितनी स्माइल, कितनी मुस्कान देखने को मिलेगी। एक बार तो अपूर्वा जी निश्चित ही उनके हाथ में जब स्मार्टफ़ोन आएगा, तो फ़ोटो सेल्फ़ी लेने के मोड में और वीडियो कॉल करने के लिए निश्चित रूप से एक बार तो महिलाओं के चेहरों पर खुशी आएगी, मुस्कान देखने को मिलेगी। मीना जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने ये जो बहुत ही उदार चेता अपना दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, महिलाएं जैसे ही स्मार्टफोन को हाथ में लेंगी वैसे ही स्माइल और सेल्फी से पहले वो उन आंकड़ों को देखेंगी, उन दर्दनाक घटनाओं को देखेंगी जो इसी राज्य की महिलाओं के साथ में घटित हो रही हैं और जिसपे राज्य सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जैसे ही वो महिला स्मार्टफोन को हाथ में लेगी, उसको सबसे पहले वो करौली का किस्सा दिखाई देगा, उसको सबसे पहले भीलवाड़ा का किस्सा दिखाई देगा, उसको सबसे पहले अलवर की वो बच्ची दिखाई देगी, उनके चेहरे और उनका दर्द दिखाई देगा उस स्मार्टफोन के अंदर। तो इसके लिए तो मैं साधुवाद करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि एटलीस्ट 40 लाख महिलाएं तो उनके असली चेहरे या सरकार को बेनकाब करने वाला जो चेहरा है उससे अवगत होंगी स्मार्टफोन के माध्यम से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने 1,31,00,000 1.31 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको पहले स्मार्टफोन देने का वादा किया था। अब ये संख्या घट के 40 लाख आ गई। अगर ये इतने ही खैरख्वाह थे तो इन्होंने ठीक चुनाव से 3 महीने पहले का समय क्यों लिया? ये इनको तो बहुत पहले ही इसको दे देना चाहिए था। सेमीकंडक्टर्स की कमी अगर ये मुझे दुहाई दे तो सेमीकंडक्टर्स की कमी आज से पहले भी थी, आज भी है, कि उसकी कमी ग्लोबल मार्केट में प्रोजेक्ट की जा रही है, वो ये बताती है कि ये कमी आने वाले 2 सालों तक यथावत बनी रहेगी। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने ये फैसला इतना जल्दी कैसे ले लिया, तो मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट में कैसे ले लिया? इन्होंने कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई। ये कहते हैं साहब हम ई वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। जिस महिला के पास में स्मार्टफोन है ही नहीं, वो कहाँ से ई वॉलेट लेकर आएगी? और अगर किसी महिला के पास में ई वॉलेट है तो क्या उनको उन महिलाओं को उस दायरे से पहले बाहर नहीं रखना चाहिए था फर्स्ट फेज में? अपूर्वा जी, आपकी बात में जो पहला आपका जवाब था, उसमें ये था कि महिलाएं स्मार्टफोन में पहले वो आंकड़े देखेंगी। तो अगर महिलाएं उन आंकड़ों को देखेंगी कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो वो तो आपको फायदा देगी। देखिए, बीजेपी कभी भी अपने फायदे की राजनीति नहीं करती है। महिलाएं बीजेपी का फायदा या कांग्रेस के नुकसान से पहले महिलाओं का सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान को देखेंगी। और मैं प्रत्येक नारी से करबद्ध निवेदन यही करती हूँ कि महिला केवल अपने स्वाभिमान, सुरक्षा और सम्मान को देखते हुए वोट दे। ये मोबाइल मिल जाने से उस महिला के जीवन के दुख दर्द खत्म नहीं हो जाते। आज एक लड़की, जितनी लड़कियों के साथ में आज नाइंसाफी हुई है या दुराचार हुए, क्या उनके पास में स्मार्टफोन नहीं थे? पर क्या उनकी आबरू बचा पाए? आबरू बचाना, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना, महिलाओं को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना, एक मोबाइल देने से ही जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। उसके लिए सरकार लेकिन एक बात तो तय है, आप भी मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के हाथ में सरकार द्वारा स्मार्टफोन दिए जाना उचित फैसला है। तो मीना जी एक बात बताइए, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की एक फ्लैगशिप जो है इनिशिएटिव था, स्कीम थी जिसको डिजिटल इंडिया कहा जाता था। उसके तहत यहाँ पे आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भी स्मार्टफोन दिए थे, बकायदा टेंडर प्रोसेस से दिए थे। 500 रुपए में जियो कंपनी ने उनको मोबाइल प्रोवाइड किए थे। क्यों गहलोत सरकार ने आते ही उस पर रोक लगा दी? क्यों केवल वो 30% ही महिलाओं को वितरित हो पाया? अगर इनके मन में अगर मनोमलिन इनका व्यक्तित्व नहीं था और मन नहीं था तो इनको स्कीम को कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चियां तो ये तब भी इसी राजस्थान सरकार की थी ना। वो बच्चियां वसुंधरा मैडम की तो थी नहीं, बच्चियां तो तब भी राजस्थान की थी, इसी भूमि की बेटियां थी। तब उस स्कीम को क्यों बंद किया गया? जी, 5 साल पहले की तस्वीरें वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे डिजिटल इंडिया के कैंपेन के तहत उन्होंने राजस्थान में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को इस तरह से मोबाइल जो है वो वितरित किए थे। 5 साल बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही करने जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि 5 साल बाद यानी कि 4.5 साल बाद क्यों मुख्यमंत्री को ये करना याद आया? क्या इससे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण ज़रूरी नहीं था? क्या ये आज से 4 साल पहले होता तो प्रदेश की महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता? महेश शर्मा जी, ये सवाल तो वाजिब है।
देखिए, जो बिल्कुल है ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही सवाल है। सवाल दो चीजें हैं कि हमारे इस जो चुनाव प्रक्रिया में यूं देखें, अगर गौर करें तो इसमें 50% जो है मतदाता वोटर हैं, उन्हें हम कैसे डुबाएं। एक तो ये एक आता है, एक ये मकसद समझ में आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि आप जो महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, महिलाओं के पास जो दे रहे हैं, क्या ये जो स्मार्टफोन क्या महिलाओं के पास नहीं है? पहले से ही वो रखती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने नेटवर्क पूरा राजस्थान में तैयार भी किया है या नहीं। अभी भी स्थितियां ये है कि जो रसद का हो या जितने भी अपने जो डिजिटल माध्यम से जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई है, उन्हें क्या उसका पूरा लाभ मिल रहा है? क्या सब जगह नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध हैं? या उसकी तरफ अगर ध्यान देते तो शायद ये ज्यादा प्रभावशाली होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसके प्रभावशालीता के लिए, लेकिन हाँ, ये जरूर कई मकसद तो सभी के सामने स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसका जो लाभ लेने की दृष्टि से है, तो उसका चुनावी फायदा भी लेने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं, और ये एक मैं एक सामान्य मतलब बात कर रहा हूँ, मैं किसी महिला को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं में कोई भी चीज सस्ती खरीदने की एक प्रवृत्ति रहती है, चाहे वो मोल भाव करती है, तो वो उनका एक नजरिया है, ये अपनी प्रवृत्ति है। ये मैं किसी पे मतलब क्या कहता ना, लिंग भेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये होती है। तो इसको लुभाने के लिए भी एक चेष्टा की गई है, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, चाहे ये कांग्रेस सरकार। बात यह है कि जो पहले चरण में जो है, जो दिया जा रहा है कि उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके बच्चियां कॉलेज वगैरह एजुकेशन में या पढ़ रही हैं या उनको जरूरी है। और जिस तरह से इनबिल्ट जो सरकारी योजनाओं का जो सरकारी जो जिससे फायदा मिले, उनको भी इसमें वो जो फंक्शन होता है उससे भी इसके जोड़ा जा रहा है। तो ये मालूम हो रहा है। और महिला मुखिया है तो इसमें निश्चित रूप से कि जो परिवार को जितना लाभ पहुंचना चाहिए था सरकारी योजनाओं से, वो उसे पहुंच पा रहा है या नहीं है। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। अब आप इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। क्या आज के जिस तरह से हमारे जो राजनीतिक दलों के अंदर फ्री बीज की जो मतलब क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां जो अपनाने लगी हैं, तो ये क्या आगे जाकर के कितने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी? उस पर विपरीत भी प्रभाव पड़ सकता है। कहीं आप लैपटॉप बांट रहे हैं, कहीं आप साइकिल बांट। मैं सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न दलों की बातें कर रहा हूँ। जो इस तरह के लोग लुभावन जो है, जो उपहार के रूप में या मतलब जिसका मकसद कोई दूसरा ही होता है। अगर आप जन कल्याण की भावना की जो अगर आप कोई भी सरकार आती और स्टार्टिंग में ही मतलब क्या कहता है इस स्कीम को योजना में लाती, क्रियान्वित और उसका मकसद स्पष्ट करती, तो ये समझ में आने की बात थी कि हाँ वास्तव में उसका जनहित इसमें कहीं छिपा हुआ है। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले इन चीजों को लॉन्च करना एक फ्री बीज की श्रेणी में आता है। और लंका और पाकिस्तान के उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हमें ये भी देखना है कि अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, पांचवी तो हम बन चुके हैं, तो उसमें ये लोक लुभावन योजनाएं क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकती है, इसके लिए राजनीतिक जो नेताओं के साथ साथ आर्थिक चिंतन करने वाले लोगों को भी इसमें पहल और सरकारों को सुझाव देना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ आप ये स्पष्ट रूप से आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि चुनावों से पहले इस तरह से वितरण जो है, वो एक तरह से वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ-साफ कहा है कि ये गुड गवर्नेंस का हिस्सा है और हमारे जैसी गुड गवर्नेंस कोई दूसरा दे नहीं सकता। प्रभात जी,
आईटी के इतिहास के उदाहरणों के साथ आज इसे आईटी में एक और नया सोपान कहा गया। कितना मानते हैं आप कि ये आईटी में नए सोपान का काम करेगा? प्रभात गोस्वामी जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। आईटी का प्रयोग तो देखिए आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है और एक तरह से ये जो सूचना क्रांति हुई है इससे हम एक छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और बहुत आसानी के साथ हमको सूचनाएं मिल रही हैं। जहां तक इस योजना का सवाल है, देखिए हर कोई भी सरकार है, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, तो वो जब भी सरकार बनती है, शुरुआत में योजनाएं बनती हैं, वहां भी पॉलिटिकल एंगल तो होता ही है। निश्चित रूप से जब मैं जनसंपर्क का काम देखता था तो हम जो समाचार बनाते थे तो वो समाचार बनाते वक्त भी हम एक राजनीतिक एंगल उसमें अवश्य देते थे कि उस योजना का व्यापक स्तर पर कितना प्रभाव होगा और क्या वह योजना सरकार के लिए बहुत बड़ा गेन है, सरकार को लाभ देगी या सरकार के लिए हानिकारक हो सकती है। ये दोनों बातें होती हैं। लेकिन देखिए कोई भी सरकार है, तो आज जैसे अभी बात की वसुंधरा जी की, मैं थोड़ा सा करेक्शन एक कर रहा हूँ मीना जी की, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने अशोक गहलोत जी के पिछले दोनों कार्यकाल में मैं जनसंपर्क अधिकारी रहा था। उसके अलावा वसुंधरा जी के दोनों कार्यकाल में भी कुछ समय 2 साल 3 साल के लिए जनसंपर्क अधिकारी रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों पार्टियों के शासन को देखने का, समझने का प्रयास किया। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है जब लोग कहते हैं कि साहब इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये योजना लाई गई है। सरकारें बनती ही इसलिए हैं कि वो अपनी राजनीति को मजबूत करें, वो अपने सरकार को स्थिर बनाएं और अपनी सरकार को लंबे समय तक चलाने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से निर्णय जन कल्याण के निर्णय भी होते हैं, लेकिन उन निर्णयों में कहीं न कहीं एक हल्की सी प्रतिध्वनि हमेशा सुनाई देती रहती है कि हम उसका राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा। आज जैसे ये मोबाइल देने का मामला है, मोबाइल के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी योजना है। अब इसका समय क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए, यह तो सरकार खुद निर्धारित करती है कि उनको अपनी सरकार जब बनी थी तब इसको लाना चाहिए था या इसको आखिर में लाना चाहिए था। लेकिन देखिए योजनाएं बनती रहती हैं 5 साल तक, लेकिन जो चुनावी साल होता है वो किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उनका पूरा प्रयास होता है कि इस चुनावी साल में जितनी जन कल्याण की घोषणाएं हम कर सकें वो करें। और उनको बहुत सी घोषणाएं हो जाती हैं, पूरी भी नहीं होती, लेकिन बहुत सी घोषणाओं से एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया जाता है सरकारों द्वारा कि किस तरह जब चुनाव में हम जाएंगे तो आम आदमी सरकार के बारे में क्या सोच बनाता है अपनी। बहुत बार ऐसी बातें हुई जब गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत काम हुआ, तो लोगों ने कहा कि कोई कारण ही नहीं हारने का। जब मैडम आई वसुंधरा जी तब भी ये कहा कि बहुत काम हुआ है धरातल पे, लेकिन हारने का कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग अक्सर लोगों से मिलते भी रहते थे, बातचीत करते थे, फीडबैक भी लेते थे कि भाई कैसे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इन सब बातों के अलावा स्थानीय मुद्दे, व्यक्ति से जो आपका प्रतिनिधि होता है, उसको जिसको टिकट मिलता है, उसके आपके धरातल पे कैसे रिलेशन लोगों से हैं और क्या उसकी छवि है, और बहुत सी और भी बातें होती हैं जो चुनाव को प्रभावित करती हैं। तो निश्चित रूप से ये योजनाएं, चाहे आप इसे कह लीजिए रोड़ियां बांटने का काम है या कुछ भी है, लेकिन इसका परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं लाभ तो आम जन को मिल रहा है। जी, और आम जन को जो लाभ मिल रहा है, आम जन उसे क्या वोट में तब्दील करेगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जानना चाहते हैं और बीजेपी भी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभात जी आपने बहुत सही कहा कि सरकारें काम जो भी करती हैं उसमें राजनीतिक हित पहले देखा जाता है, क्योंकि राजनीति ही करने के लिए राजनीतिक दल बने हैं और नेता बने हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो राजनीतिक वार है चुनाव से पहले, और वो भी इस दम्भ के साथ, एक तरह से आज उन्होंने बड़े
कुछ लोग इसे दम्भ कह रहे हैं, कुछ लोग इसे आत्मविश्वास कह रहे हैं और कुछ लोग उन्हें उनका जो सुशासन उन्होंने दिया है, उसका कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस कह रहे हैं। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मापदंड अपने-अपने हितों के हिसाब से हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी किया। साथ ही ये भी कहा कि हम पर बार-बार ये कहा जाता है कि आर्थिक बोझ हमने बढ़ा लिया है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का आर्थिक बोझ देखे। ये सवाल वेद माथुर जी आपके लिए ज्यादा रेलेवेंस बन जाता है, क्योंकि बार-बार जब हम इस तरह की स्कीम्स की चर्चा करते हैं, तो आपके अनुभव की और उस अनुभव के बाद उसके इम्प्लीकेशंस की हमें जरूरत रहती है। राजस्थान की जनता और देश की जनता आपको जब सुनती है कि ये जो आर्थिक बोझ को लेकर आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर अटैक किया है, इससे बचने के लिए कि ये जो स्मार्टफोन है, इनका बजट भी निश्चित रूप से सरकार पर एक भार डालेगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि सरकार ने जो एक कदम उठाया है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया है या वोट हासिल करने के लिए? तो निश्चित रूप से जैसा प्रभात जी ने भी कहा कि राजनीतिक पार्टी भले ही कोई हो, वो जो भी कुछ करती है राजनीतिक लाभ के लिए यानी कि वोट लेने के लिए करती है। तो ये पहला तो स्पष्ट हो गया कि वो वोट लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ 2-3 सवाल हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, तो एक व्यक्ति जो भाजपा का घोर विरोधी था, वो कहता है मैं भाजपा को वोट दे के आया हूँ। मैंने कहा क्यों आप वोट दे के आए हैं भाजपा को जब आप भाजपा के घोर विरोधी हैं? उन्होंने कहा मेरे 2 लड़कियां हैं जवान और वो योगी जी के राज में ही सुरक्षित रहेंगी। तो मुझे लगता है कि जहाँ महिलाओं की बात आप करेंगे, तो पहला मुद्दा जो आता है महिलाओं का, वो आता है उनकी सुरक्षा का। जैसे गुजरात के बारे में कल भी ये कहा जाता था, आज भी ये कहा जाता है कि गुजरात में रात को 12 बजे भी कोई लड़की या महिला पूरे आभूषण पहन के निश्चिंत होकर घूम सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण था। और यदि इस पैरामीटर पे मैं राजस्थान का आकलन करूं, तो खबरें भी बता रही हैं और आप सभी इस बात को मानेंगे कि राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि यदि आप किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं तो उसको मछली मत दो, आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं। तो आप बजाय ये देने के आपकी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्या उसमें जो महिलाओं के स्कूल हैं, जो कोएड स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में जो लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा दी जा रही है, क्या वो कॉम्पिटिटिव है? क्या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा बिना कोचिंग नीट को पास कर सकती है? क्या किसी सरकारी स्कूल की बच्ची बिना कोचिंग के रीट का या वो अध्यापकों के लिए जो परीक्षाएं होती है उसको पास करती है? एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि कई साल से जो हमारी छात्रा है, हमारी बहन बच्ची तैयारी कर रही है किसी प्रतियोगी परीक्षा की, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरह नेताओं की बेटियों का, बेटों का, रिश्तेदारों का, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बच्चों का चयन हो रहा है, तो उससे क्या है कि जो महिलाएं ये प्रभावित नहीं होंगी। इसी तरह एक छोटा सा सवाल और है पेयजल का, पीने के पानी का। यदि घर की बच्चियों को, महिलाओं को कई कई किलोमीटर से घड़ों में पानी भर के लाना पड़ेगा, तो इसमें स्मार्टफोन का क्या मायने रहेगा? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, या महिलाओं को नौकरियों के अंदर अवसर का मुद्दा, या नारी सुरक्षा का मुद्दा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, हमारी सरकारें जहाँ पूरे देश में कुल 5 करोड़ लोग मुश्किल से इनकम टैक्स ठीक से देते हैं, वहां पे क्या इतनी सारी मुफ्त की चीजें बांटने की स्थिति में हैं? तो मुझे लगता है कि एक अर्थ जगत से जुड़ा होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकारों की स्थिति कतई नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि लगातार ऐसी जो योजनाएं आ रही है, चाहे बीजेपी ला रही है, आम आदमी पार्टी ला रही है, या कांग्रेस ला रही है अपने अपने राज्यों में, तो ये एक तरह की बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं अगली सरकारों के लिए। अगली सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक बात और आप में से किसी ने अभी कही है कि क्या ये फोन उस महिला को जिसको आपने दिया उसके बाद रह पाएगा, या उसके परिवार के जो डोमिनेटिंग सदस्य होंगे, कोई भाई यदि उसके पास नहीं है,
तो हमारे परिवारों में पहला अधिकार भाई का हो जाएगा, तो उस भाई को मिलेगा। तो अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वोटिंग का सिस्टम ऐसा नहीं होता कि बहन अलग दे, भाई अलग दे, माँ अलग दे और बाप अलग दे। एक परिवार के अंदर एक डिसाइड हो जाता है कि किस पार्टी को वोट देना है और पूरा परिवार उसको देता है। आपने किसी बच्ची को स्मार्टफोन दे दिया, लेकिन उसके पिताजी किसी भी कारण से इस बात से कन्विंस नहीं है कि ये जो सरकार है, मौजूदा गहलोत सरकार, ये ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपका स्मार्टफोन धरा का धरा रह जाएगा और वोट किसी और पार्टी को जाएगा। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि आप चाहे कितनी भी जाति की बात कर लें, आप चाहे कितनी भी स्थानीय मुद्दों की बात कर लें, अल्टीमेटली गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट मापदंड है वोटर के लिए, जिसके आधार पे वो वोट देता है। आपकी जो गवर्नेंस है, यदि आपने गवर्नेंस इसी का नाम समझ लिया है कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, एक स्मार्टफोन मिलेगा, कल आप महिलाओं को पर्स भी, कोई हैंडबैग भी महंगे वाले फ्री में दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि इससे चुनाव जीता जाएगा, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा। और देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर मतदाता वोट देता है। तो अकेला स्मार्टफोन देने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ होगा। उल्टे जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो निरंतर खोखली होती चली जाएगी और हम धीरे धीरे दिवालिये बन के और बढ़ेंगे। जी, लेकिन एक सवाल जो आपने छोड़ा कि आने वाली सरकार के लिए एक बारूदी सुरंग, आने वाली सरकार अगर इस योजना को चालू रखे, जारी रखे, तब की ये स्थिति है। अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया था कि कैसे मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने योजना शुरू की और अशोक गहलोत जी ने आते ही बंद कर दी। तो अशोक गहलोत जी इस योजना को जारी तभी रख सकते हैं जब वो दोबारा सरकार में आते हैं, और वो भी तब रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे उस समय का सर्कमस्टेंस होगा। क्योंकि राजस्थान में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान रत्न की शुरुआत की थी, उनकी सरकार वापस आ गई, बंद हो गए पहले ही पिछली सरकार में ही। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण है। बहरहाल हम वापस मुद्दे पर आते हैं। टेक्नोलॉजी की भी एक बड़ी क्रांति इसे कहा जा रहा है, राजीव गांधी से जोड़कर कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए, अब हम मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं के हाथ में। लेकिन प्रतिष्ठा यादव जी, इस देश में और हमारे राजस्थान में 40 लाख जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, स्कूल की छात्राओं को छोड़ दें तो जो महिलाएं हैं उनको फोन पहले कैसे चलाना है ये सीखना है, ये समझना है, उसको शुरू कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, पहली बात। क्योंकि उनके पास इंटरनेट का है या नहीं है, बहुत बड़ी बुरी स्थिति है इंटरनेट की गांवों में और बाहरी कस्बों में, उसका समाधान कैसे करेंगे। तीसरी बात, अगर उस फोन का ठीक से इस्तेमाल इन महिलाओं ने कर लिया और इन महिलाओं ने उन आंकड़ों को देख लिया जो राजस्थान में विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जिस विश्वास के साथ आप महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट दे रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, वो आपकी सरकार के लिए, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल तो नहीं बन जाएगी अगर वो सच्चाई उसमें देख लेंगे कि देखिए क्या हाल है राजस्थान के, जिस तरह से बीजेपी क्लेम करती है। देखिए, ये बीजेपी का ये लोग डरे हुए हैं इस चीज से, क्योंकि जब स्मार्टफोन में केवल राजस्थान के ही आंकड़े नहीं आएंगे, स्मार्टफोन में पूरे देश के भी आंकड़े आएंगे, और जब महिलाएं देखेंगी कि राजस्थान ही एक ऐसा देश है जिसने क्राइम करने वाले को सजा दी है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को अच्छा लगेगा कि हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां हमें न्याय मिल रहा है। अन्यथा बलात्कारियों को बचाने का काम सरकारें कर रही है, वो चीजें देखेंगे। इसलिए बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं, ये इसी वजह से बोल रहे हैं कि लोगों को बैंक पूरे देश के डाटा उनके सामने आएंगे, तो अच्छी बात है ना, इसमें किसी को भी डरने की, बीजेपी को इसमें टेंशन क्यों है, क्योंकि महिलाओं को सही चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारा देश किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारा राज्य किस दिशा में बढ़ रहा है, सरकारें किस तरह से काम कर रही है, इसकी जानकारी महिलाओं को होना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात, सोच समझकर अपना निर्णय ले, इसमें किसी को भी कोई टेंशन होने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आज हम नारी सुरक्षा की बात करते हैं, तो सरकार जब से आई है तब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के अंदर भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस स्टार्ट की गई है, और जो हमारी बेटियां हैं उनको तैयार किया जा रहा है इस रूप में। दूसरी बात कि आज आप जाकर देखिए कि जब हम पहली बार, मेरे ख्याल से तब मेरे हाथ में फोन मैंने पहली बार परचेज किया तो मुझे उसको चलाना नहीं आता था,
लेकिन जब फोन आया तो उसको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में उसके हम एक्सपर्ट बन गए। और वो जो हर चीज में है, जब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था पंचायत राज में, तो बहुत सारी शंकाएं थी कि जो जीवन में आने वाली महिलाएं वो किस तरह से चलाएंगी। लेकिन आज उस 50% आरक्षण की ही देन है, बड़ी संख्या में जो हमारी महिलाएं हैं वो राजनीति के अंदर आ गई है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है वो खुशी से अपना कार्यकाल चलाती हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीति में स्टेबल होती है। तो ये जो शंकाएं हैं ये निराधार हैं और महिलाओं को भी हक है हमारे देश में क्या हो रहा है ये जानने का। हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है या पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, ये जानने का राइट उनको पूरा है। जब हम पूंजीपति करोड़ों अरबों का पट्टा खाता लिख देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती, ना देश के ऊपर बढ़े हुए कर्जे की बात होती, ना किसी चीज की। तो बड़ी बात कंप्लीट हो जाने देते शर्मा जी हमारे साथ प्लीज वाइंड अप तो करने दीजिए ना। जब अडानी अंबानी के लिए सरकार खड़ी होती है तो देश पर कर्ज निकलता, बोझ नहीं बढ़ता, लेकिन एक आम आदमी के साथ अगर सरकार खड़ी है तो वो पूरा बोझ देश के ऊपर बढ़ जाता है। किसान के साथ तो बोझ हमें नजर आता है। ऐसा क्यों? जब इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के गरीब जनता है, सरकार को उसके साथ खड़ा होना हर सरकार चुनी हुई सरकार का धर्म बनता है, ना केवल पूंजीपतियों के साथ खड़ा होना। देश के कितने पैसे लेके लोग भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो विदेशों में काला धन लाने का जो इन्होंने बात की वो काला धन पाया नहीं, तो वो सारा वाइट हो गया, बीजेपी के खातों में चला गया, इनकी पार्टी के पास चला गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। उससे भी तो देश पर बर्डन बढ़ रहा था, वो चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेगी। आज आप आज मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुख्यमंत्री द्वारा इस उद्घाटन समारोह में भी अर्चना जी मौजूद थी। अर्चना जी, क्या लगता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है इसे राजस्थान सरकार द्वारा, कितना व्यवहारिक है ये कहना? देखिए, अगर हम ओवरऑल इस सिनेरियो को एनालाइज करें तो मुझे लगता है अगर हमने कुछ महिलाओं को मोबाइल दे दिया तो उसको इन्हें एम्पावरमेंट कहना आज के टाइम पर मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के पास ऑलरेडी मोबाइल हैं। तो इससे पहले भी चर्चा हो गई है, ई वॉलेट्स उनके पास है। हमारे घर में जो मेड्स आती हैं, जो मैंने देखा हर कोई मोबाइल ऑपरेट कर रही है, व्हाट्सएप चला रही है, नेट चला रही है, यूट्यूब चला रही है। दूसरी चीज, अगर वाकई महिलाओं को एम्पावर करना है, अगर सरकार को उस दिशा में काम करना है, जिस तरह से अभी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक लिस्ट आई थी उसमें महिलाओं का प्रतिशत क्या था, 25% से भी कम था। आपको जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है आप वहां तक तो भेजिए। जो वुमन के लिए एक एम्पावरिंग राइट किस तरह से आ सकता है जब महिलाएं खुद अपने डिसीजंस खुद लेंगी। वसुंधरा राजे के टेन्योर में उन्होंने ये इस तरह से लेकर आई थी पंचायत में, ग्रामीण उसमें किस तरह से महिला सरपंच को आगे लाना है, यानी इस तरह की चीजें अगर करेंगे मुझे लगता है वो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। आज हमने उनको मोबाइल दे दिए, कल हम उनको वॉशिंग मशीन देंगे, परसों उनको टीवी देंगे, फिर उसके बाद में उनको लैपटॉप देंगे। मुझे लगता है ये तो एक यानी इससे वो चीज जो हम करना चाह रहे हैं, जो एम्पावर उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देना चाहते हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं पर आएगी। अगर महिलाएं आगे जाएंगी, समाज को गाइड करेंगी और अपनी दशा और दिशा खुद निर्धारित करने के लिए सक्षम बनेंगी, उस टाइम पर हम कह सकते हैं वुमेन एम्पावर्ड हुई हैं। लेकिन मोबाइल देने से डेफिनेटली हो सकता है उनको कुछ चीजें जानकारी नहीं हो, आज वो उनके हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन जहां पर आज भी मेल डोमिनेटिंग फैमिलीज है वहां पर आपको लगता है क्या पति अपनी पत्नियों के हाथ में मोबाइल लेने देंगे? क्योंकि आज भी बहुत सारी यहीं पर डिस्कशन चलते हैं कि महिलाओं के हाथ में क्या बच्चियों के हाथ में भी मोबाइल एक लिमिट तक ही आता है, घरों में भी उनको रिस्ट्रिक्टेड राइट्स है, वो नहीं यूज कर सकती हैं मोबाइल। तो कहीं ना कहीं उनको दबकर सहकर रहना पड़ता है। तो जिस तरह से महिलाओं को अगर हम लोग आगे बढ़ने की दिशा नहीं दिखाएंगे, उनको हम अपने राइट्स नहीं देंगे, उनको आप जहाँ पर डिसीजन मेकिंग चलती है, जो सीट्स हैं वहां पर उन तक पहुंचने के लिए उनके लिए सुगम रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में एक ड्रीम ही रहकर बनकर रह जाएगा। जी, जब ये कहा जाता है कि महिलाओं के और बच्चियों के हाथ में जो फोन है उन पर नजर पुरुषों की है, किससे बात की, कितनी देर बात की, किसको व्हाट्सएप कॉल किया, किसको फेसबुक पर लाइक किया, किसको पसंद किया, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनकी हमारी जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, वो अपना अधिकार समझता है।
ऐसे में अगर बिल्कुल। महिलाओं के हाथ में फोन आते हैं, ऐसे में अगर महिलाओं के हाथ में फोन आते हैं तो उनकी शक्ति कुछ इस रूप में जरूर बढ़ सकती है कि अगर उन्हें कहीं कोई घर में प्रताड़ना दी जा रही है तो वो उचित प्लेटफॉर्म पर सही समय पर शिकायत कर सकती है। कई बार हमने बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट और इंसिडेंट देखे हैं जहां महिलाओं को घरों में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा, समाज द्वारा, उनसे भी बचना हो सकता है। अपूर्वा सिंह जी, क्या इस रूप में इसे महिलाओं के हाथ में एक हथियार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि निश्चित ही उनके पास एक ताकत के रूप में मोबाइल जो है वो काम करेगा और उसका वो सदुपयोग कर पाएंगी, उसका वो उपयोग कर पाएंगी जब वो मुसीबत में होंगी, मुश्किल में होंगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये तो ये समझ 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 की बात। अपूर्वा अच्छा जी के सर, पास जा रही हूँ मैं, अर्चना जी वापस आपके पास आऊंगी। ठीक है। अपूर्वा जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है जी। मीना जी, अगर मंशा यही रही होती कि हमें बच्चियों को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है, सक्षम बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, या मोबाइल को एक सुरक्षा की हैसियत से उनके हाथ में देना है, तब तो मुझे बात सभी को जमी होती, क्योंकि हम ओछी राजनीति करना हम जानते नहीं है, इसलिए हमने इसका अभिनंदन स्वागत बहुत दिल से किया होता, साधुवाद भी दिया होता। मगर अगर यही इनकी मंशा थी तो मैं फिर जानना चाहूंगी कि 4.25 साल पहले भी तो यही स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, तब क्या महिलाओं की सुरक्षा जरूरी नहीं थी? और अगर तब इन्होंने इसी मंशा के साथ में मोबाइल बटने दिए होते तो हो सकता है जो आंकड़े आज हमें डरा रहे हैं, या आंकड़े जो हमें रात को सोने नहीं दे रहे हैं, ये आंकड़े शायद कुछ कम हुए होते। प्रत्येक दिन जो 17 बच्चियां किसी की दुर्व्यवहार या दुरावस्था का शिकार बनती है वो कम हुई। दूसरी चीज मैं एक बार के लिए जवाब देना चाहूंगी। प्रतिष्ठा जी ने ये कहा कि अडानी जी, अंबानी जी, हालांकि अडानी जी आज की डिबेट का हिस्सा नहीं है, पर प्रतिष्ठा जी एक बात बताइए, अगर अडानी जी इतने बुरे थे तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने यहाँ पर वो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों दिया? अपूर्वा जी प्रतिष्ठा जी रास्ते से भटक गई तो आप भी पीछे जाएंगे गलत रास्ते में। नहीं, बट ये है ना कि विषय में बने रहे ना, हम विषय में बने रहे, ज्यादा अच्छा है। महिलाओं को अगर इनको स्वाभिमान देना था, महिलाओं को अगर इनको आत्मसम्मान के साथ, ये बात भी आप उठा चुकी हैं अपनी पिछली बार में कि भाई इसका समय जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए है, इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए काम करती है, लेकिन उस राजनीतिक फायदे के भीतर भी समाज की सुरक्षा, समाज के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी के काम होते हैं। क्या वो उसे 4.25 साल से बंद क्यों थे? मेरा सवाल यह है, 4.25 साल से बंद क्यों थे? ये इनिशिएटिव तो हमने भी डिजिटल इंडिया के लिए लिया था, तब बंद क्यों थे? और आज इन्होंने जो ये स्टेप उठाया है मोबाइल नहीं देकर के ई वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर करने का, ये मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं जहां तक समझती हूँ इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप ही संज्ञान ले लेंगे, बट अगर नहीं लेंगे ये तो एक तरीके से ये एक महिला वोट को खरीदने की कीमत है। गहलोत साहब ये भूल गए हैं कि राजस्थान की महिलाओं का इतिहास रहा है कि उन्होंने सुख सुविधा राजे जी ने जो स्मार्ट डिजिटल इंडिया की कैंपेन की वो सितंबर की डेट आ रही है, इसलिए बिल्कुल आ रही है। आप इस बात को, अभी तो अगस्त में चल रहे हैं हम, इसलिए 5 साल पहले भी चुनाव से पहले लिया गया फैसला था और 5 साल बाद राजनीतिक फैसला है, चुनाव में फायदा लेने के लिए है, महिलाओं के वोटों को फायदा क्या है जी। मुझे भी सुनिए, पहली चीज तो ये कि हमने कैश ट्रांसफर 500 रुपए जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में किए थे। पहली बार हमने जियो कंपनी के साथ में एक टेंडर किया था जिसके अंदर जियो वाज द विनर, और जियो ने सभी महिलाओं को 500 रुपए में फोन प्रोवाइड किए थे। तो पैसा जो ट्रांसफर हुआ था 500 रुपए और 6,500 रुपए में बहुत अंतर होता है। अगर आप जीडीपी से निकालें, महंगाई की दर से निकालें, तो भी ये कहीं पे जाकर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरीके से कहीं रेट कॉम्बैट नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत दिया था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की योजना थी कि जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, ताकि जो संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस स्थापित करके गई थी उसको समूल नष्ट किया जा सके। उसके तहत वो दिया गया था, वो चुनावी वादों के तहत नहीं दिया गया था। और अगर इनकी मंशा महिला की सुरक्षा ही थी तो इसको बंद नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बंद क्यों किया जी? और अब इस मोमेंट पर ये चालू कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ये कितनी महिलाओं को डिलीवर करेंगे? दूसरी चीज, इन्होंने जहां तक इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी एक तरीका हो सकता है, मुझे तो लगता है ये संस्थागत भ्रष्टाचार का तरीका है।
इन्होंने जो जी, लिस्ट बनाई है उसमें कौन से एक ट्रांसपेरेंसी सवाल आपने जो उठाया है, एक सवाल आपने जो उठाया है, उसमें तथ्यों के आधार पर बहुत तार्किक बहस हो सकती है कि 40 लाख का जो ये आंकड़ा है, ये कौन देखेगा? इसकी ऑडिट कौन करेगा? कहाँ होगी? मुख्यमंत्री कौन बोल सी रहे हैं हमने 40 ट्रांसपेरेंसी, लाख को दिया है। कैसे इन्होंने जी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, मुझे प्रतिष्ठा जी ये भी बता दें, जी, जी। क्योंकि तो मैं अपने आसपास जितनी जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को पाती हूँ, ये एक के पास काम भी विपक्ष मैसेज का है कि वो विपक्ष पूछे सरकार से कि कहाँ पर कितने लोगों को दी गई। आरटीआई का बहुत बड़ा जमाना है इस दौर में हम जहाँ रह रहे हैं, फटाफट 7 दिन में आरटीआई का जवाब मिलता है। लिस्ट और जारी हो वैसे चुकी भी है, आप चेक कर सरकार लीजिए लिस्ट, सारी लिस्ट जारी हो चुकी है, चेक कर लीजिए मैडम, आप चेक कर जी। लीजिए, प्रॉब्लम कराइए ना, डाटा सबके पास ही है। जी, जी। मैडम आप तो महेश जवाब दे शर्मा दीजिए जी। ना, आप तो प्रवक्ता हैं, आपको तो पता ही होगा, आपकी पार्टी का निर्णय है। जी, हम जी, 7 जी, दिन जी। तो देश के और राज्य की जनता का बर्बाद करें, आप अभी जवाब दीजिए, आरटीआई को हम लगा ही लेंगे, वो तो मैडम हमारा काम है। सबके डाटा, स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट के डाटा है, आप ये कह रहे हैं कि के पास डाटा ही नहीं होते क्या? क्या बात आप कर रहे हो? सारे डाटा है, सारी मैडम चीजें आपको आ मुझे चुकी है, लिस्ट मैंने बता मेरे दीजिए खुद ना कि विधानसभा आप किस क्षेत्र पैरामीटर पे दे रही हैं। सारी नहीं, प्रतिष्ठा जी थोड़ा बीपी हाई किए बिना जनता, ये सिर्फ जनता को आप ये बता दें, कांग्रेस सरकार ये 40 लाख का डाटा आंकड़ा कहाँ रिलीज कर रही है? सिंपल सी बात है, अपूर्वा जी पूछ रही है, सिंपल सा आप बता दीजिए, ये 40 लाख का डाटा कहाँ मिल जाएगा कि ये 40 लाख महिलाएं हैं, ये नाम है, ये इनका एड्रेस है, यहाँ इनको दिया गया है। बहुत छोटी सी बात है। प्रतिष्ठा जी के पास जाएंगे, इंटरनेट इश्यू है अभी तो जयपुर में, देश की राजधानी में इंटरनेट के ये हालात है। प्रतिष्ठा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनके यहाँ पर ये हाल है, 40 लाख महिलाओं तक पहुंचेंगे तब क्या होगा। बहरहाल महेश शर्मा जी, निश्चित रूप से इस बात पर बहस लगातार होती रहेगी कि समय, टाइमिंग, ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब के बीच भी मुख्यमंत्री एक संदेश देने में कामयाब हुए हैं। राजनीतिक संदेश, महिलाओं की सुरक्षा का संदेश, भले ही जाते जाते सही, लेकिन जनता जो उनके नाम से, उनकी सरकार से मोबाइल लेगी, भले ही बीजेपी के प्रवक्ता इसे कहें कि उन्होंने महिलाओं के वोट को खरीदा है, उसके बाद भी जो लोग वोट उनसे लेंगे, निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे, वोट में तब्दील होंगे, मुख्यमंत्री को कमबैक करने में, रिपीट मिशन में मददगार होंगे, ये अभियान उनकी मदद करेगा। देखिए, जहां तक है ये अभियान, राजनीतिक पार्टी दोबारा से चुनाव में सत्ता में आने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप ये देखिए कि राजनीतिक पार्टियां जो एक वादा करती है कि मैं लोकतंत्र, संविधान वगैरह सब की शपथ लेकर के जो लेते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि देश हित भी कहाँ है, देश हित में क्या क्या बातें जुड़ी हुई होती हैं, एक चीज। दूसरा, आम लोकतंत्र, आम व्यक्ति के कल्याण की बात की जाती है, रोटी कपड़ा और मकान से मिले, तो हम आज गरीबी को कितने दूर कर पाए, एक चीज। दूसरा, हम शिक्षा को, महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब मोबाइल दे रहे हैं, महिला शिक्षा के लिए राजस्थान की क्या स्थिति है? हम पिछड़े हुए हैं, उसकी तरफ अगर हम ज्यादा सुविधाएं देते हैं। दूसरा ये है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए आपने इस क्षेत्र में क्या क्या नई चीजें क्या स्थापित किया, उनको रोजगारोन्मुखी कितना बनाया। हम परावलंबी बनाने के बजाय उन्हें स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी बनाने का मतलब उनका आर्थिक स्तर बनाने, उसके मतलब उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए इन पे ज्यादा जोर देना चाहिए था इस तंत्र। अब आप ये बताइए, जैसे ये वाली नेटवर्क का है, नेटवर्क भी नहीं, मैं आज नहीं, जब से ये इतने सूचना क्रांति चल रही है या सब कुछ हो रहा है, इसके युग में भी आज भी अधिकांश गांवों के अंदर रिमोट एरियाज में इंटरनेट सेवाएं नहीं काम करती है सही प्रॉपर, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हम बजाय सिस्टम को, अच्छा सिस्टम, मैं ये कह रहा हूँ, ये सुविधाएं दें, आप दीजिए, राजनीतिक लाभ लीजिए, सबका मकसद ये होता है, लेकिन जो व्यवस्था है राजस्थान का कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ आज कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का इंटरनेट नहीं चल रहा है।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो वाली जो चीज है कि आप जो मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम को सही नहीं कर पा रहे। ये जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारों की भी होती है। तो और फिर आप पे हर साल मतलब क्या कहते हैं ना, केंद्र वो जो ऋण का भार बढ़ता जा रहा है, उस ऋण के भार को कम करने की दिशा में हम कहाँ जा रहे हैं? जी, नई नई घोषणाएं तो कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं, समय पर लाभ मिलता नहीं है। जब हम आदमी के रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, वहीं उन्हें स्वावलंबी बनाने की तरफ नहीं करके, बल्कि उनको ये करते हैं कि वो उनमें आदत मुफ्तखोरी आ जाए कि हर चीज मेरे को मुफ्त मिले, आज बिजली मिले, कभी पानी मिले, कभी वो मिले, कभी किसान को खेतों में पानी मिले। अरे भाई, सिस्टम को खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए काम करने वालों को पेमेंट की जरूरत पड़ती है, तनख्वाहें नहीं मिलती है। आज की तारीख में जो बजट आ रहा है सरकारों के पास, उसमें से 95% जो है, माफ करना मतलब हो सकता है ऊपर नीचे हो, वो तो सिर्फ हम क्या कहते हैं पेमेंट, वेतन बांट रहे हैं, भत्ते बांट रहे हैं सरकारी कर्मचारी। इस 5% में आप मुफ्त का और डाल दोगे तो वो बोझ भी सरकारी कोष पे पड़ेगा। आखिर कहीं ना कहीं आपको वित्तीय संसाधन सोर्सेस बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये मैं हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ, इस पार्टी के लिए ये तो एक मुद्दा क्योंकि सामयिक हो गया है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम स्वावलंबी देश को बनाने की ओर दिशा में नहीं हो रहे हैं, हम परालंबी मतलब अपेक्षा करना। आज मतलब मोबाइल की बात करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि इस वर्जन का दीजिए हम मोबाइल, हमें ये सारी फैसिलिटी होना चाहिए। तो सरकार अपने आम आदमी की जरूरत को पूरा करे या मतलब उनके लिए किया। आज टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, वो सिस्टम, ये टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस सिस्टम को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जी, और इन मोबाइल को चलाने के लिए आने वाले समय में इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ये राजनीतिक एक दूसरे को पास पढ़ाने, सबक सिखाने या उसमें लग गया तो आगे आने वाले चुनाव में उसका लाभ लेने की दृष्टि से हम कर रहे हैं। जी, प्रभात गोस्वामी जी, आपने वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के दोनों कार्यकाल में पिछले काम किया। आपने उनके आखिरी समय के यानी कि उन सरकारों के कार्यकाल के आखिरी महीनों के तो इस तरह की योजनाओं के ऐलान को भी देखा। आपका अनुभव पुराना क्या बताता है कि इस तरह से आखिरी महीनों में लॉन्च की गई योजनाओं से कितना फायदा उस मौजूदा सरकार को सत्ता रिपीट करने में हो पाता है? अनुभव क्या बताता है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो भी सरकार बनती है, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल काम नहीं करती, वो 5 साल अपनी योजनाएं बनाती हैं और उनको लागू भी करती हैं। लेकिन जब चुनाव का साल आता है तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी दल हो, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है या कोई और भी दल हो, उनका पूरा प्रयास रहता है कि जितना ज्यादा हम जनता के बीच में जाके घोषणाएं कर सकें, जनता को लाभ पहुंचा सकें, तो उसका प्रयास वो इसलिए करते हैं कि उससे एक पॉलिटिकल गेन मिलता है, आपको एक माइलेज मिलता है। और आखिरी समय में चाहे कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, घोषणाएं सबने की है। ये अलग एक बात है कि उनमें से कितनी घोषणाएं धरातल पे आ पाती हैं और कितनी घोषणाएं रह जाती हैं। और जहां तक योजनाओं की बात है, जो ये भी एक इल्जाम होता है कि योजनाओं का बंद कर दिया, कुछ योजनाएं बंद भी होती हैं, लेकिन कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं और उसकी भावना वही होती है। तो मैंने तो ये देखा कि किसी भी सरकार के जो केंद्र बिंदु में है, वहां पर एक आम आदमी रहता है। महिला सशक्तिकरण की आजकल पुरजोर मांग चल रही है और ये समय के साथ बहुत जरूरी भी है। और जिस तरह से हम जितना ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे महिलाओं को, हालांकि उसके बावजूद कुछ होती है, हमने पंचायत में आरक्षण किया, महिलाओं के लिए आरक्षण किया, उसके बावजूद सरपंच पति की जो विसंगति है उसको हम आज तक दूर नहीं कर पाए। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये कहेंगे कि भाई मोबाइल दिया जा रहा है, वो चलाना सीखेंगी या नहीं सीखेंगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये बीकानेर में मैं 97-98 के दौरान ये की बात है, जब पंचायत चुनाव हुए थे, काफी लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाए थे, तो उसके बाद में एक शर्त उसमें लगी थी कि जो भी पुरुष या महिला है जो नामांकन करेगा सरपंच के लिए या वार्ड पंच के लिए, उसको कम से कम हस्ताक्षर अपने करने जरूरी होंगे।
तो मैंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये देखा, हम प्रेस पार्टी को भी ले जाते थे और बहुत से गांवों में हमने देखा कि उनके बच्चे अपनी माँ को या अपने पिता को या अपने चाचा को हस्ताक्षर करना सिखा रहे थे। तो ये एक परिवर्तन की लहर थी जो धीरे धीरे आगे भी बढ़ी और आज हमारी महिलाएं, आप देखिए कि मैं इससे पहले जब मैं जनसंपर्क सेवा में आया था, उससे पहले मैं सहकारी डेयरी क्षेत्र में काम करता था। तो वहां पर एक कंसेप्ट आया था कि महिला डेयरी यानी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हों और उन्हीं में से वो महिलाएं राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर फेडरेशन में वो प्रबंधन में भागीदारी निभाएं। वहां भी ये कहा गया था कि प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि महिलाएं, गांव की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है कि वो इस श्वेत क्रांति की बागडोर में पकड़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो समय था और आज समय है। राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण का काफी बड़ा एक परिवर्तन हम देखने को हमें मिलता है। ये एक अलग बहस है कि भाई जो मोबाइल आपने दिया है उसका इंटरनेट कहाँ तक चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा। हालांकि गांव में, सुदूर गांव तक टेलीफोन सबके पास है। जैसा अभी हमारे भी किसी वक्ता ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि गांव में महिलाओं के पास मोबाइल है ही नहीं, महिलाओं के पास मोबाइल है ना, और वो उसका काम भी कर रही हैं। तो जैसे धीरे धीरे वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हस्ताक्षर करना सीखी, जैसे उन्होंने महिला डेयरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में प्रबंधन सीखा, उसी तरह महिलाएं मोबाइल चलाना भी सीख लेंगी। और मैं मानता हूँ अगर जिस तरह से दुनिया में डिजिटाइजेशन हो रहा है, अगर महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमें यह देखना है कि सरकारें जनहित कितना करती हैं। जनहित, सरकार का मूल उद्देश्य है जन कल्याणकारी योजनाओं को का निर्माण करना और उनको जमीनी स्तर पर लागू करना। और अगर जन कल्याण के लिए कोई काम किया जाता है तो हमें उसमें मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं को इस योजना से लाभ तो निश्चित रूप से होगा और हम उम्मीद करते हैं। ये अलग बात है कि इसकी टाइमिंग्स को लेकर निश्चित रूप से महिलाओं को इन मोबाइल फोन के हाथ में आने से फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा, इसमें दो राय किसी को होना नहीं चाहिए। महिलाओं को फायदा मोबाइल हाथ में आने से होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल तो ये है कि जो मोबाइल महिलाओं के हाथ में पहुंचा रहे हैं उनको फायदा होगा या नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस काम से या ऐसी ही और दूसरी योजनाओं से जो कर्ज बढ़ रहा है सरकार पर, उसको लेकर चिंता जाहिर की हमारे आर्थिक मामलों के जानकार वेद माथुर जी ने। वित्तीय विशेषज्ञ हैं आप, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश भर की राज्य सरकारें जब ऐसा काम करती हैं तो वो कैसे इस आर्थिक मैनेजमेंट को नहीं कर पाने की वजह से लगातार कर्ज के बोझ में दबती जाती है। एक सवाल ये है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है वेद माथुर जी कि ये महिलाएं, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है सरकार की योजनाओं का, अगर इन महिलाओं के हाथ में भी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमान एक तरह से आ जाती है, एक तरह से ये महिलाओं की जो फौज तैयार होगी और जो सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचेगी, अगर वो और उसे 10, 20, 50, 100 लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होती हैं तो सरकार का मकसद तो साफ है कि यहाँ पर पूरा हो गया। देखिए, ये जो भी मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री हो या मोबाइल हो, इसका किसी की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका उद्देश्य एकमात्र वोट लेना है। और यदि अरविंद केजरीवाल जी का बस चलता तो मुफ्त रेवड़ी बांटने का वो पेटेंट करवा लेते कि साहब इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर जगह हर दवाई काम नहीं करती। आप, ऐसा नहीं है कि 1000 तरह से पेट में दर्द होता है, एक उसकी दवा कोई रामबाण हो, ऐसा है ही नहीं। हर रोगी की अलग दवा है। तो राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो दूर दूर के पिछड़े लोग हैं, जिनको वास्तव में मोबाइल की जरूरत है, स्मार्टफोन की जरूरत है, वहां कांग्रेस का लड़कियों को मोबाइल बांटना वोट की दृष्टि से काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
मैं बड़ी अजीब सी बात आपको कह रहा हूँ और बड़ी विवादास्पद बात मैं कहने जा रहा हूँ कि कोई जमाना था जब बैकवर्ड एरियाज के अंदर, नागौर के अंदर, एक बार लोगों ने किसी नेता से शिकायत की कि साहब आपने यहाँ सड़क नहीं बनवाई, आपने हमारे यहाँ रेल नहीं पहुंचाई, आपने हमारे यहाँ ये नहीं किया, तो उन्होंने उलाहना दिया। तो उस नेता ने बिल्कुल बड़ी कड़क आवाज में कहा कि यदि मैं सड़क बना देता तो तुम्हारी लड़कियां भाग जाती, मैंने तुम्हारी लड़कियों को प्रोटेक्ट किया है, और वो नेता भारी बहुमत से जीता। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बांटने से लड़कियां भाग ही जाएंगी या बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हर जगह का सामाजिक परिवेश और आर्थिक परिवेश भिन्न है। इस आर्थिक और सामाजिक परिवेश के अंदर गहलोत सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। देखिए जो बहुत सारे, मैं बार बार एक बात कहता हूँ और अभी फिर दोहराने की कॉज पे भी कहना चाहूंगा कि यदि गहलोत जी बजाय इसके अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करते, फॉर एग्जाम्पल आप महिला सुरक्षा के लिए जो आपकी कांस्टेबल है, एएसआई है, महिला कांस्टेबल है, उनको आप पहले भी एक कोई सरकार, संभवतः वसुंधरा सरकार या और कोई सरकार, एक योजना लाई थी कि हम उनको स्कूटर देंगे, उनको काइनेटिक स्कूटर दिए भी गए थे कुछ महिलाओं को, लेकिन वो योजना बंद हो गई। तो जो हमारी एएसआई है, पुलिस की निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनको महिला सुरक्षा के लिए हम इस तरह के वाहन प्रोवाइड करें और वो महिलाओं के कॉलेज स्कूल के आसपास निगरानी रखें, तो वो ज्यादा उपयोगी है। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के जो स्कूल है, कॉलेज है, उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए। एक और महत्वपूर्ण सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस अनुपात के अंदर महिलाएं मेरिट लिस्ट के अंदर आती हैं, आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मेरिट देख लें, यूनिवर्सिटी की देख लें, उस अनुपात में वो नौकरियों में नहीं आती। आप यदि नौकरियों को देखें, चाहे बैंक की सेवा हो या आरएएस हो या इवन आईएएस हो, उसमें उस अनुपात में महिलाएं नहीं आती जिस अनुपात में वो शैक्षणिक कोर्सेज में और उन परीक्षाओं के अंदर आती है। तो हम कैसे उनका सशक्तिकरण तो तभी होगा जब वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए, वो और जो अच्छी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर आए, निजी क्षेत्र के अंदर बड़े पदों पे जाए। जैसा हमें से किसी ने कहा है कि निर्णय लेने वाला जो वो होते हैं पद, उन तक ये लोग पहुंचे। तो उस दिशा में कोई गंभीर प्रयास सरकार का मुझे नहीं लगता है। यदि वो प्रयास किए जाते तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता। लेकिन मोबाइल बांटने में व्यक्ति को ये लगता है कि मैं मोबाइल बांटने में मेरी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा है, सरकार का पैसा है, मुझे एक ऑर्डर पे साइन करने। जबकि आप वास्तव में महिला सशक्तिकरण जाते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। एक और दिक्कत आती है, आप जब सरकार गुड गवर्नेंस के माध्यम से महिलाओं का या दूसरों का भला करना चाहती है तो उसको अपने तंत्र को टाइट करना पड़ता है। और ये जो सरकारी तंत्र है, चाहे राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, ये इतना संगठित हो गया है कि आप यदि उसको टाइट करने का प्रयास करेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहूंगा, मीना जी, बड़ी अटपटी लगेगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के 10 कारण हो सकते हैं, लेकिन उन 10 में से एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दी। उससे जो कर्मचारी 12 बजे 1 बजे पहुंचता था और 3 बजे वापस आ जाता था, अब उसको 10 बजे जाके अटेंडेंस लगानी है और 5 बजे आना है। ये उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारी, भले ही आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं था, लेकिन उसकी जो नौकरी थी आपने कठिन बना दी, तो परिणाम ये हुआ कि उसने वोट देना छोड़ दिया। तो सरकारें हमारी क्या कर रही हैं कि गुड गवर्नेंस पे फोकस नहीं कर रही हैं, आर्थिक अनुशासन पे फोकस नहीं कर रही है, और इधर उधर की जो दवाइयां दे रहे हैं ना, ये दवाइयां अल्टीमेटली न केवल फेल सिद्ध होंगी बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव यानी नकारात्मक सिद्ध होंगी। और आप पाएंगे कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मतदाता के सामने जो इश्यूज होंगे वो रियल इश्यू होंगे। आप समझ रहे हैं कि किसी को मोबाइल या किसी को, देखिए एक जमाना था मीना जी, जब रात को शराब बढ़ती थी और जो मतदाता था उसी पार्टी को वोट देता था जो शराब पिलाती थी। आजकल लोग शराब किसी पार्टी की पीते हैं और वोट किसी और पार्टी को देते हैं, जिसमें उनका विवेक काम करता है उस पार्टी को वोट देते हैं। इसी तरह मोबाइल आप कितनी बांट लें, लेकिन जो वोट देना होगा वो आदमी अपने विवेक से देगा।
मतदाता भी वो राजनेताओं की तरह चालबाजियां समझने लगा है। उसको भी मालूम है कि अब चुनाव से पहले हमें दारू पिला रहे हैं या शराब पिला रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमें याद नहीं करेंगे। फिर 5 साल बाद याद आएगी, तो अभी तो जो याद कर रहा है उसको कर लेने देते हैं। वोट देते समय हम तय करेंगे कि किसको हमें याद करना है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अर्चना शर्मा जी, जिस बात की तरफ इशारा वेद माथुर जी ने किया, और वो सच भी है, हमारे समाज में, हमारे देश में लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ का नारा नहीं चल सकता, क्योंकि लड़कियां लड़ने के लिए अधिकृत नहीं है हमारे समाज में और हमारे देश में। और इसलिए पुरुष जब ये कहता है कि मैंने आपकी लड़कियों को भाग नहीं जाए इसलिए रेलवे ट्रैक नहीं बनाया, ट्रेन नहीं लाया, सड़क नहीं बनाई, तो जनता उसे बड़े वोटों से जिताते हैं। ऐसे में गुड गवर्नेंस की बात आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बहुत आत्मविश्वास के साथ की और मोदी जी को खुलकर चैलेंज भी दिया। आपने भी सुना उनको। ये जो उनका आत्मविश्वास है, ये उनकी योजनाओं के जरिए जनता द्वारा मिल रहे रिस्पांस की वजह से है, या फिर एक स्टेज आती है जहां आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं, फीडबैक कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं। जी, ऐसा है, गहलोत जी का मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी फैन हूँ कि एक जो कहते हैं ना बिल्कुल माइंड से ओपन होकर अपनी इनिंग्स खेलना। आई थिंक ही नोज़ लाइक कहाँ पे पब्लिक की पल्स कैसे कहाँ से पकड़ना है, किस पॉलिटिशियन को कहाँ पर चैलेंज देना है, इसमें तो 2 राय नहीं है कि मुझे लगता है कि गहलोत जी बिल्कुल शातिर जो बोलते हैं ना, एक 40 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ही नोज़ कि कहाँ पर कौन-सा किस टाइम पर क्या बोलना है, कैसे कौन-सा काम करना है। और आज जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम उन्होंने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला टाइम रखा है, तो इसके पीछे भी कारण है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जिस तरह से वो मोदी जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, आज हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में एक लीडर है जो ऑपोजिशन के लिए बिल्कुल सामने आकर फ्रंट फुट पर अटैक कर रहा है, और वो है अशोक गहलोत। कारण क्योंकि अशोक गहलोत जी को पता है कहाँ पर 40 इयर्स इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया है, राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया है, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने काम किया है, और आज वो युवा पीढ़ी राहुल और सोनिया दोनों के साथ काम कर रहा है। तो जो 4 जनरेशन का पूरा एक्सपीरियंस जो चलकर आ रहा है वो उन्होंने देखा है, और इसको कहते हैं जो राजनीति है वो एक्सपीरियंस के साथ परिपक्व होती जाती है। तो वो गहलोत जी के साथ वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो इसके साथ उनको कॉन्फिडेंस भी साथ में आ रहा है, और इसी कॉन्फिडेंस का एक कारण है कि वो मोदी जी को बिल्कुल सामने हर चीज़ पर चैलेंज करते दिखते हैं। अगर हम बात करें मानगढ़ धाम की भी, तो मानगढ़ धाम के टाइम पर भी उन्होंने बोला कि आप इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करिए, नहीं किया, कल उन्होंने बोला लो 100 करोड़ में मैं करता हूँ। तो यानी इस चीज़ के लिए मुझे लगता है एक वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस सब चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए बोल भी रहे हैं इस बार कि मोदी वर्सेस गहलोत हो सकता है इलेक्शन, हालाँकि गहलोत जी ने इस चीज़ को नकारा है और बोला है कि राहुल गांधी आगे आएँगे। लेकिन हाँ, ये है कि उनका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो उनको काफ़ी मैच्योर पॉलिटिशियन बना दिया है, और इसी के तहत वो बिल्कुल खुलकर बीजेपी के अगेंस्ट फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आज स्मार्टफ़ोन के ज़रिए मुस्कान लाने की कोशिश महिलाओं के चेहरे पर, और महिला सशक्तिकरण के नारे के साथ अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान में महिलाओं के साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर मिशन रिपीट पर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हर दिन वो कुछ ऐसा ही ऐलान कर रहे हैं, हर दिन प्रेस के सामने आ रहे हैं, हर दिन अलग-अलग वर्ग के लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। राजस्थान में 3 महीने बचे हैं अब चुनाव, लगभग अक्टूबर में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद क्या कुछ होगा, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की चिंता, और उसके बीच में जो तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो तमाम और छोटे-छोटे जो चुनावी बिसात पर जब चौसर बिछती है तब कुछ और पास से भी निकल कर आते हैं, तो उन सबको देखना होगा क्या कुछ निकलता है आने वाले 3 महीनों में। कम से कम आज ये साफ है कि महिलाओं को साथ लेने की कोशिश में अशोक गहलोत एक कदम बढ़ा चुके हैं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।